नमस्कार दोस्तों, बोले उत्तराखंड में आपका हर बार की तरह स्वागत है। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सोना कौशल, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, लाइफ कोच, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपको मिलवाऊंगी एक बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठित पर्सनालिटी से। आशीष गर्ग जी हैं, एक इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, एक एनजीओ के फाउंडर हैं, आप प्रेसिडेंट है एक एनजीओ के जिसका नाम है इको सोसाइटी ग्रुप, और ये काम करते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे, और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स कॉलेजेस में चलाते हैं, जिसमें ये लोगों को बताते हैं कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, अपनी एयर क्वालिटी हम ठीक रख सकते हैं, हम स्वस्थ रह सकते हैं ताकि साफ हवा हम ले सकें, और कैसे हम अपने पेड़ों को और जीव जंतु को बचा सकते हैं। तो और सबसे ज़रूरी बात, ये आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, कैसे अपने कूड़े को, घर के गार्बेज को सेग्रीगेट करके कैसे प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो, प्लास्टिक बॉटल्स का। तो बने रहिए हमारे साथ और ज़रूर देखिएगा बोले उत्तराखंड। नमस्कार दोस्तों, आज मैं डॉक्टर सोना कौशल फिर आपके सामने उपस्थित हूँ बोले उत्तराखंड में, और आज मेरे साथ एक बहुत ही सम्मानित गेस्ट हैं हमारे मिस्टर आशीष गर्ग, और ये पर्यावरण से जुड़े हुए हैं और उसी के बारे में ये चर्चा करेंगे। अब तो मैं उनका वेलकम करूंगी। आशीष जी वेलकम, और मैं चाहूंगी आप 2 लाइनें एक मधुर गीत की सुना के हमें बताएं, पर्यावरण के बारे में कुछ जागरूकता करें। थैंक यू डॉक्टर सोना, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और आपने गाने का मुझे बोल दिया तो मुझे एक गाना ध्यान आ रहा है, क्योंकि आज जो बड़ा करंट टॉपिक भी है कि जो हमारा आकाश नीला होना चाहिए, ब्लू स्काई, तो उस पर एक नील गगन करके गाना है। मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। तो सोना मैडम, ये जो नील गगन है और इसका एक डायरेक्ट रिलेशन हमारी AQI से है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जो दिल्ली का, जो आपने सुन ही रहे होंगे, काफ़ी न्यूज़ में है कि वहाँ का AQI 400 से ऊपर जा रहा है। तो वहाँ पे हर समय आप देखते हैं कि एक गैस चैम्बर जैसा बना हुआ है, डस्ट ही डस्ट है, और जो आकाश है कभी मेरे ख्याल से वो नीला दिखाई नहीं देता। तो अनफॉर्चुनेटली यही सिचुएशन धीरे धीरे यहाँ देहरादून में भी उसका आभास होने लगा है। और ऐसा ना हो कि यदि हमने कंट्रोल नहीं कर पाए इसको, AQI को, तो यहाँ जो नील गगन है हमारा, वो शायद नीला ना रह पाए। बिल्कुल। तो क्योंकि आपने मुझे गाने को कहा तो मुझे गाना ये एक ध्यान आया, तो मैंने इसके लिए गाया। थैंक यू सो मच, दैट्स वंडरफुल आशीष जी, बहुत अच्छा आपने गाना सुनाया, नीला गगन। ये बताइए, हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, इसमें इतनी पोल्यूशन है, और पोल्यूशन जैसे आपने कहा कि बढ़ती ना चली जाए, तो हमें इसमें रोकथाम करनी है, और आप इसके साथ डायरेक्टली जुड़े हो। आप हमारे एक एनजीओ है इको ग्रुप सोसाइटी, जी बिल्कुल ठीक, आप इसके प्रेसिडेंट हो। जी। तो आप बताइए किस तरह से रोकथाम की जाए वातावरण की, ताकि पोल्यूशन लेवल कुछ रोका जाए, कुछ बेहतर बन सके। हाँ सोना मैडम, जैसे आपने पूछा मेरे से कि ये कैसे इसको रोका जाए, तो इसी के लिए हमने एक एनजीओ इसको फॉर्म किया था। एनजीओ फॉर्म करने का मकसद यही था कि लाइक माइंडेड लोग जुड़ें इसमें। और जो देहरादून आज से 40-50 साल पहले एक आई कैन से कि एक बड़ा पिक्चरस और बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट यहाँ का था, जो धीरे धीरे क्योंकि यहाँ से पलायन हुआ, देहरादून में काफ़ी लोग आने लगे, और डेवलपमेंट, जो विकास की गति बहुत तेज़ी से बढ़ी और जनसंख्या बढ़ी, तो इसका ये जो एक हमारा यहाँ का एक पर्यावरण बड़ा स्वस्थ और एक सुंदर जो मॉडल था, वो धीरे धीरे प्रभावित होने लगा। तो आज हम देखें तो उसका ना काफ़ी ज़्यादा टिल्ट हो गया एक तरफ, जिसमें हमें लगता है कि हर तरफ कॉन्क्रीटाइजेशन है। AQI लेवल जो कभी यहाँ पे 20 से 30 रहा करता था, आज वो 100 से ऊपर रहने लगा है, जो मॉडरेटली हाई है, और हमारे किसी के लिए भी वो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आप एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, आप जानती हैं कि यदि हमारा
वातावरण का लेवल यदि जैसा हम अच्छा नहीं होगा, बड़ा सुहाना नहीं होगा जिसे कह सकते हैं, तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उससे जन्म लेती हैं। और साथ ही साथ जो मैंने दिल्ली की बात करी, तो आपने शायद एक डॉक्टर त्रिहन की एक छोटी सी रील स्पीच सुनी होगी जो बड़ी रिसेंट है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जब हम ऑपरेशन वो करते हैं, हार्ट सर्जरीज करते हैं, तो जब उनको लंग्स दिखते हैं, तो जो दिल्ली के या जो मेट्रोस के जो लोगों का वो ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें पूरा लंग काला दिखाई देता है, तो उसमें ब्लैक कार्बन डिपॉजिट है। तो दैट मीन्स कि वो जो आपके ब्लड में भी जो ऑक्सीजन जानी चाहिए नहीं जा रही है, और लंग्स की कैपेसिटी, ये दूसरी उसमें बीमारियां भी हो रही हैं। वेरएज जो हिमाचल के, आप शायद हिमाचल से हैं, तो उसके गांव के जो उन्होंने किए हैं, तो वो बड़े क्लीन दिखते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से भी इसका इफेक्ट है। एग्जैक्टली। सो उससे ज़्यादा है। तो एज गुड एज यदि मैं नॉन स्मोकर हूँ और मैं दिल्ली में यदि 2-3 दिन के लिए हूँ, तो मैं शायद 25-30 सिगरेट पी के वहाँ से आ रहा हूँ, ऐसा हो गया। तो वही हाल देहरादून का भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि उतना बिगड़ गया है, लेकिन हम उसी मुहाने पे खड़े हैं। तो ये एक हमारी सबकी कंसर्न है। हमें इसलिए लगी क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पढ़े बले हैं, तो हम चाहते हैं कि एक जो बैलेंस्ड एक हमारा डेवलपमेंट मॉडल रहे, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें विकास की गति भी ना रुके। विकास भी हमारी इकोनॉमी या एक सर्वाइवल या एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट के जो पैरामीटर्स हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, मैं तो कहूँगा वो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उनको हम कैसे बचा के रखें, ये हमारा एक फोकस है। तो इसके कई पहलू हैं, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू आशीष जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपने ये कहा कि एनवायरनमेंट से मानसिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। बिल्कुल, लोग फील गुड करने के लिए, इमोशनली हैप्पी फील करने के लिए पहाड़ों पे जाते हैं, दे गो टू गुड सीनरीज। तो अगर हमारा आसपास का वातावरण अच्छा होगा, विल बी मेंटली हैप्पी, और अगर आप मेंटली हैप्पी हैं तो आप शारीरिक तौर से भी स्वस्थ रहेंगे। एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। आप ये बताइए आशीष जी हमें कि हमें एज सिटीजन्स, घर पे हम लोग रहते हैं, कितने लोग हमें हमारा इंटरव्यू देखेंगे, ये वो क्या करें कि वो अपना योगदान दे सकें पर्यावरण को स्वच्छ अच्छा रखने के लिए, वो क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए सोना जी, जैसे हम लोग जो हमारा एनजीओ है, हम एक तो अवेयरनेस करते हैं सब जगह जाके, जिसमें हमारा मेन थ्रस्ट है स्कूल्स में। तो स्कूल्स में हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज या AQI के बारे में बात करते हैं। और एक जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, देखिए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है या बड़े गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। लेकिन हम घर पे जो आपने सवाल पूछा, हमारा जो मेन थ्रस्ट रहता है कि जो वेस्ट है, क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ जो हमारे घर का कूड़ा है और जिस तरीके से हमारा रेकलेसली हम उसको डिस्पोज करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट को मल्टीपल तरीके से जाके नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल, हम सोचते हैं डस्टबिन में डाल दिया, काम हो गया। हाँ, वो एक अच्छी बात है अपने घर की सफाई रखना, लेकिन हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो जो डस्टबिन से निकल के वो जो म्युनिसिपल जो हमारी कॉर्पोरेशन की गाड़ी उसको ले जा रही है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो देखिए एक मेजर पार्ट तो उसका लैंडफिल में जाता है। तो शायद आपको पता हो कि देहरादून से करीब 400 टन लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हम बड़े बच्चों को बताते हैं कि मान लीजिए एक हाथी होता है ना, उसका वेट 4 टन होता है करीब। तो समझ लीजिए रोज नगर निगम की जितनी गाड़ियां हैं पूरे देहरादून से 100 हाथी के बराबर वेट का कूड़ा उसे ले जाके लैंडफिल पहुंचाती है। तो लैंडफिल आपका शीशम बाड़ा में यहाँ पर है, और बड़े मतलब दुख की बात है कि वो एक पहाड़ बनता जा रहा है कूड़े का। तो एक छोटा माउंटेन, आपके देहरादून तो छोटे छोटे माउंटेन्स आपको दिखते हैं, फुटहिल्स जिन्हें बोलते हैं, तो बिल्कुल एक फुटहिल जैसा वहां पे तैयार होता जा रहा है। और उसके आसपास बहुत बदबू रहती है, और जो आसपास जो लोग रहते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं। आपने देखा है वो एजिटेशंस करते रहते हैं और मांग भी करते हैं यहाँ से हटाएं, लेकिन हटाएं तो कहाँ ले जाएं वाली बात है। तो ये हमारे घरों का कूड़ा ही है। तो हम लोगों को इंदौर मॉडल का एक जानकारी देते हैं। आप जानती हैं कि इंदौर और सूरत एक नंबर 1 सिटी है देहरादून के। तो इंदौर 6 साल से लगातार नंबर 1 पे अपनी रैंक मेंटेन करता है। तो वहाँ पर एक जो लगभग हर सिटीजन वहाँ का कूड़े को अलग अलग करता है। अच्छा। और जब कूड़ा एक्चुअली जब मिक्स होता है तो वाकई में कूड़ा ही होता है, लेकिन जब हम उसे अलग अलग कर लेते हैं तो हर चीज एक रिसोर्स बन जाती है। अलग मतलब सूखा और गीला, मतलब सब्जियां अलग और वो सब्जियां भी अलग कर ले, प्लास्टिक अलग कर ले, कपड़े अलग कर ले, ई वेस्ट अलग कर ले, कांच अलग कर ले, मेटल अलग कर ले। तो ये सब रिसोर्स बन जाते हैं।
अच्छा। रिसोर्स मतलब अभी तक तो आपको वो कूड़ा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अब वो रिसोर्स बनते हैं, जैसे आप उन्हें बेच भी सकते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि आप उसे एक प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए भेज रहे हैं। तो एक सर्कुलर इकोनॉमी की जो आप सुना होगा आपने, अभी हम ये लीनियर इकोनॉमी हुई कि यूज आई मीन बाय यूज एंड थ्रो, ये लीनियर इकोनॉमी है। तो उसमें कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में जब आप रिसाइकिल करते हैं अलग अलग करके उनके, तो हमारी इकोनॉमी जो जीडीपी आज हमारी 6% के करीब चलती है, वो शायद 7-8% हो सकती है। आशीष जी, एक बात ये पूछूंगी बीच में कि रिसाइकल कौन करेगा? हम ही करेंगे कि वो हम दे देंगे कि उनको एनजीओ हाँ, एक देखिए कुछ पार्ट तो उसका रिसाइकिल हम भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में जो रद्दी होती थी, तो आपके रद्दी वाले आते हैं, उनको दे देते हैं। लोहे आप बेच सकते हैं, एल्यूमिनियम आप बेच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, उसमें जो मोटा प्लास्टिक होता है, जैसे तेल के डब्बे, शैम्पू की डब्बी, ये सब थोड़ा हैवी प्लास्टिक, ये भी आप बेच सकते हैं। बिल्कुल। तो पार्ट ऑफ द रिसाइकलिंग कैन बी डन बाय इंडिविजुअल, जैसे हम कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ इस तरीके का वेस्ट है, जैसे जिसे हम मल्टी लेयर प्लास्टिक बोलते हैं, तो पैकेजिंग है या पॉलीथीन है, जैसे आपके चिप्स आते हैं, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, ये सब आते हैं, दाल के पैकेट्स वगैरह, इसको क्या करें? तो अनफॉर्चुनेटली इनकी अभी रिसाइकलिंग नहीं है। तो इसके लिए हमने कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल आपको बताएंगे। तो ये ऑफ गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट अपने कुछ इसके रिसाइकलिंग सेंटर, हम कहेंगे हर वार्ड में एक एक सेंटर आए। अभी प्रॉब्लम ये है कि देहरादून में बहुत कम है, 1 या 2 ही हैं। तो वहां जाना एक बड़ा, उसमें हमारा फिर कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा, एनर्जी कंजम्पशन होता है कि डीजल की गाड़ियां उनको लेके वहां पे जाती हैं। तो यदि ये वार्ड वाइज यदि एस्टैब्लिश हो जाए, तो ये गवर्नमेंट का रोल है इसमें। तो गवर्नमेंट और इंडिविजुअल सिटीजन्स जब साथ मिलके चलेंगे, तभी हम एक अच्छी मतलब वेस्ट मैनेजमेंट की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर पाएंगे। एक बात पूछूंगी कि जो हमने बेच दिया प्लास्टिक या जो चीज वो ले गया कबाड़ी की खरीद के, क्या हमारी ड्यूटी खत्म हो गई? वो उसका क्या करेगा फिर? वो रिसाइकलिंग में जाता है। अच्छा। तो जो आप देखिए, वो तभी खरीद रहा है क्योंकि उसको कहीं पे वैल्यू मिल रही है उसकी। राइट। तो जब वो एक छोटे कप जो आपके साथ रैक घूमते हैं, ये जो आपके पास कबाड़ी आते हैं, ये इसको रिसाइकल, तो ये उसको फिर कलेक्ट करके उसे और ज्यादा ये सेग्रीगेट करते हैं, डिटेल सेग्रीगेशन होता है। और उसके बाद ये बड़े कबाड़ी इसको, जैसे मुरादाबाद या इस तरह दिल्ली में, वो पूरे ट्रक के ट्रक जाते हैं। बहुत सारी चीजें वो खरीदते नहीं है, जैसे फेविकॉल का हो गया, वो फेविकॉल नहीं, वो वाइट क्या आता है जो डिब्बों में, थर्मोकॉल, ये चीजें मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। तो अब उसके लिए अलग पॉलिसी गवर्नमेंट आ जाती है वहां पर, कि हम ऐसी पैकेजिंग को डिस्करेज करें। वो बनी इसीलिए थी कि देखिए वो बड़ा लाइट होता है। करेक्ट। और आपके जैसे कुछ टीवी आता है या जो बड़े सेफ रहता है, डेलिकेट आइटम्स होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह पैकेजिंग में रखता है। तो उसका यूज था। करेक्ट। तो उसके भी यूज है थर्मोकोल के। वो हम कभी आपको किसी दूसरे प्रोग्राम में बता सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपकी बात सही है कि थर्मोकोल को कोई लेता नहीं है इस समय, उसकी रिसाइकलिंग नहीं है। बिल्कुल, वो फिर ऐसे डंप कर देते। आशीष जी, आपके एनजीओ है, आपने बताया इको ग्रुप सोसाइटी। जी हाँ। और इसके थ्रू आप कई काम करते हैं। आप बताएंगे आप क्या करते हैं इस एनजीओ में, और प्लास्टिक वेस्ट के साथ हमें क्या करना चाहिए, प्लास्टिक बॉटल्स जो आ रही हैं आजकल? जी सोना जी, तो जैसे अभी हमारी बीच में बात हुई थी कि एक प्लास्टिक है, जैसे एमएलपी, मल्टी लेयर प्लास्टिक बोलते हैं, जो पैकेजिंग है और पॉलीथीन है। तो इसके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन हमने निकाला है और 4-5 साल से हम इसको काफी बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूल्स में या आरडब्ल्यूएस में जाते हैं, उसमें इट्स वेरी सिंपल कि आप एक, जो घर में आपकी प्लास्टिक जो पानी की बोतल होती है, जूस लेती है, उसमें जितना आपका प्लास्टिक है जो आपका खरीदा नहीं जा रहा है, उसको आप उसमें डालना शुरू कर दीजिए और उसे किसी स्टिक से उसे कॉम्पैक्ट करते चले। बिल्कुल। तो उसको इको ब्रिक्स का नाम दिया गया है। अच्छा। तो वो इको ब्रिक्स इसलिए है कि उसे ब्रिक की तरह हम रिप्लेस कर देते हैं, जो आपकी नॉर्मल ब्रिक्स आती हैं, जो, तो उससे रिप्लेस करके हम छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं। तो हमने जो ट्री के चारों तरफ कुछ बैठने के लिए बनाए हैं, बेंचेस बनाई हैं, टेबल्स बनाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या हो रहा है कि पैराफिट्स है जो रोड के किनारे, वो भी बन रही है। पिक्चर्स हम डालेंगे इसमें, पिक्चर्स इसमें आपको दे दूंगा। तो उसके देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि वो बड़ा लाइट प्लास्टिक है, तो मुझे बहुत एक विजडम नहीं लगती कि उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम एक हल्का सा प्लास्टिक उनको कई किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। तो यदि हम उनको घर पे ही उसको कॉम्पैक्ट कर लें, तो वो बड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, उन्हें यूज कर लें, या जैसे हमारी सोसाइटी को, इको ग्रुप सोसाइटी को दे दें, तो हम उनके
कुछ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं और कहीं उनको यूज करके कहीं स्ट्रक्चर्स बना सकते वो हैं। प्लास्टिक की बोतल्स आपकी सोसाइटी को डोनेट हमें दे कर सकते हैं आप, लेकिन हम कोशिश करें कि 10-15 की क्वांटिटी में दें। हाँ हाँ और ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि घर के करीब जैसे एक नॉर्मल फैमिली है 4 या 5 लोगों की, तो जो 20-25 दिन का ये जो प्लास्टिक वेस्ट होता है सॉफ्ट, हाँ। ये 1 लीटर की बोतल में आ जाता है। अच्छा तो आप समझिए 1 साल का जो कूड़ा अभी तक आप लैंडफिल या कूड़ेदान में डाल रहे थे, हाँ और देखिए आपका डस्टबिन भी भर जाता है हाँ उससे। हाँ तो यदि उसको आप कम कर दें किसी तरह इको ब्रिक्स के थ्रू, तो आपके साल में 10 या 12 इको ब्रिक्स बनेंगी और जगह भी नहीं घेरेंगी, एक छोटे से कोने में आप रख सकते हैं और फिर हमें दे सकते तो हैं। इको ब्रिक्स हम खुद ही बना सकते हैं खुद ही घर में, बनाएं। और अगर उसकी कुछ ट्रेनिंग लेनी हो या नहीं समझ में उसके आए लिए तो मैं आपसे आपको संपर्क कर संपर्क सकते कर दें। हम जैसे हैं। आपके आपका नंबर, RWS में हम हाँ, ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, बिल्कुल या कुछ बिल्कुल पैम्पलेट्स दे सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट इंजीनियरिंग नहीं है, सिंपल से बिल्कुल। है। आपका नंबर हम शेयर कर लेंगे, बिल्कुल। तो उसमें आप इसको करिए। तो आइडिया ये है कि ये प्लास्टिक वेस्ट आपने इको ब्रिक्स बना ली, मोटा प्लास्टिक आपने कबाड़ी को दे दिया, बिल्कुल। तो आपको जो डस्टबिन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा प्लास्टिक ही घेरता है, Correct। तो 70% कम हो कम जाएगा। हो गया। और एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, जैसे ग्रीन वेस्ट होता है आपके, हाँ। चाय की पत्ती, प्याज के छिलके, सब्जियों के Correct। छिलके, इनको यदि आपके घर में थोड़ी सी जगह है तो उसमें आप उसको कंपोस्ट बनाना बिल्कुल। शुरू कर दीजिए आज से ही। हाँ तो इस पे YouTube पे हजारों वीडियो आपके पड़े हैं, बिल्कुल तो आपको बड़े सिंपल तरीके से बन जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो 2 तरीके भी हमने कर लिए, तो आपका जो वेस्ट जो डस्टबिन है हाँ। वो 70-80% कम हो जाएगा। हाँ हाँ और बाकी कुछ हैजार्डस वेस्ट होता है जिसको आप नगर निगम की गाड़ी को देते रहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। जी। तो पॉइंट ये है कि देखिए वेस्ट में हम पॉलिसीज भी सरकार भी ला रही है, इसमें EPR पॉलिसीज भी हैं, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने थर्मोकोल की बात की, या कुछ चीजें ऐसी है कि ये जो कंपनीज बनाए जा रही हैं तो उन पे भी उन रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स के थ्रू, जो हमारे MSW 2016 के रूल्स हैं, ये डाली गई है कि भाई आप अपना जो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स उनको आप वापस लीजिए, या उनको एक अरेंजमेंट्स है किस तरीके से उनका अकाउंटिंग की जाए। तो ये सब मिलके यदि हम करें तो देखिए वेस्ट कितना कम हो जाता है। डेफिनेटली। तो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है एक एज एन इंडिविजुअल या आपका घर का, वो सडनली बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा एक दूसरा जो AQI करने के लिए पेड़ आप लगाएं, और पेड़ों को कटने से बचाएं भी, बिल्कुल क्योंकि आपके पेड़ जो हैं आपके घरों के आगे रहेंगे तो एक शील्ड का काम करते हैं। नहीं तो आप अपने रूम्स में एयर प्यूरिफायर लगा के आप एयर क्लीन करेंगे, तो पेड़ आपकी जो डस्ट को, Natural PM 2.5 और PM 10 जो कण है ये जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये अंदर आएंगे ही नहीं। करेक्ट। तो ये छोटे छोटे सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। थैंक यू आशीष जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई आपने। धन्यवाद। आपने ये बताया कि सब कुछ गवर्नमेंट पे ना छोड़ें, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम उसका सहयोग देंगे जो भी हमें कहेगी, लेकिन अपनी तरफ से हर व्यक्ति अपने घर में भी अपने पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने में योगदान दे, हेल्प करे। ये आशीष जी आज हमें शिक्षा दी, ज्ञान दिया, और अपने बच्चों को भी ये सिखाइए। आशीष जी, ये बस आपसे पूछना चाहूंगी कि उत्तराखंड में आप क्या सुझाव देंगे कि हमारा उत्तराखंड वैसा ही शाइनिंग उत्तराखंड रहे, स्वच्छ रहे, हेल्दी रहे। बोले उत्तराखंड के चैनल से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, गवर्नमेंट को? हाँ, बोले उत्तराखंड चैनल के माध्यम से मेरा यही संदेश रहेगा कि हम एज एन इंडिविजुअल अपने या अपनी फैमिली है, जो घर है, उसका कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश करें, और एनर्जी कंजम्पशन को जो हमारा फॉसिल फ्यूल से हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करें। तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी सब्सिडीज दे रही है, तो हम सोलर प्लांट्स अपने घर में लगाएं, सोलर वाटर हीटर्स लगाएं। कोशिश करें कि कम से कम हम 4 व्हीलर पे निकलें। अभी जो जाम में फंसते हैं हम लोग, हम जनरली एक ही गाड़ी में एक लेके निकल जाते हैं। पूलिंग करें उसकी, और कोशिश करें अपना वॉक करें। ठीक है, फुटपाथ और साइकिलिंग की जो लेन्स की समस्या है, पर जब लोग जागरूक होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस मोड में आएंगे, साइकिलिंग या वॉकिंग मोड में, तो सरकार भी उनके लिए स्पेस देगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आइडिया ये है कि हम जितनी अपना पॉल्यूशन कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं, तो उसको कम से कम करने की कोशिश करें। पानी को भी बचाने की कोशिश करें, घर में बिजली भी बचाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए फॉसिल फ्यूल से आ रही है और हम खरीद रहे हैं। उत्तराखंड भी बिजली खरीदनी पड़ रही है हमको वहाँ से। तो ये सब कुछ छोटे छोटे मेजर्स हैं। फिर वेस्ट का मैंने आपको बताया ही है कि सेग्रीगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो वो करें। तो 5-6 चीज भी हम करें तो एक हम कह सकते हैं कि हम उत्तराखंड का एक जो सतत विकास जो है उस तरफ हम अपना योगदान कर सकते हैं। तो दोस्त
तो दोस्तों आपने देखा कि आप क्या कर रहे हैं, इस पे आपको जागरूक होना है। आप अपने योगदान पे जागरूक होइए, ज्ञान लीजिए, नॉलेज लीजिए, अवेयरनेस लीजिए और फुटप्रिंट कम करिए, पोल्यूशन कम करिए, मिनिमलिस्टिक यूज करिए हर चीज की। हर 4-4 गाड़ियां होना जरूरी नहीं है, कम में जीना सीखिए, उसी में हैप्पीनेस है। साइकोलॉजी ने ये रिसर्च करके बताया है कि आप जितने कम में हैप्पीनेस ढूंढेंगे उतनी ही हैप्पीनेस ज्यादा मिलेगी, बजाय इसके कि आप ग्रेटिफिकेशन और चीजें और वैलिडेशन बाहर ढूंढें। तो इंटरनल हैप्पीनेस पे, अपने एनवायरनमेंट पे और अपनी हेल्थ पे फोकस करिए और आप आजीवन में स्वस्थ आगे बढ़ सकेंगे। उत्तराखंड आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज हमने आपको मिलाया आशीष गर्ग जी से, जो कि जिन्होंने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है अपने उत्तराखंड में और कैसे पोल्यूशन से बचना है और आप इसमें क्या कर सकते हो, इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अपनी जानकारी दी। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में ज्ञान हासिल करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, हम आपके सामने और प्रतिष्ठित लोगों को समय समय पे लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए बोले उत्तराखंड से। थैंकिंग यू, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त डॉक्टर सोना कौशल, एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। थैंक यू दोस्तों। तो बोले उत्तराखंड से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करिए, कमेंट करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। तो बोले उत्तराखंड से आज आपको नमस्कार।